Good morning, student. Welcome to Dynamic Education online education platform, a foundation for nurturing the potential. This is Jagadev Bharadwaj, your physics educator. So today's class is oriented on introduction to class 12 physics. As we know that the class 12 physics is a board examination, or before starting the preparation of the board examination, we should know about the sequence and the idea about the syllabus by which we are going to learn in upcoming years. So today we are going to discuss about the units and the chapter division of class 12th physics. So the class 12th whole physics is divided in three parts, in which different parameter we are going to study in our whole years. So now let me give you a brief introduction about the syllabus curriculum of class 12th physics. तो स्टार्ट करते हैं. क्लास 12th का जो फिजिक्स का सिलेबस है बच्चों, वो 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जैसा कि मैंने पहले बताया. तो फर्स्ट सेक्शन के अंदर हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार्ज है, चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, चार्ज को मोशन करवाना है और उससे रिगार्डिंग जो फिनोमिना है उनको हम स्टडी करेंगे. जो सेकंड सेक्शन है उसके अंदर हम ऑप्टिक्स को पढ़ते हैं. ऑप्टिक्स के फिनोमिना आपने 10th क्लास के अंदर पढ़े हैं कुछ, जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है. सो हाउ दीज फिनोमिना आर रिलेटेड विद अस इन नेचुरल एनवायरनमेंट एंड व्हाई द थ्योरी ऑफ द लाइट इज कमिंग इनटू द रियल एग्जिस्टेंस. व्हाट इज द लाइट एंड हाउ लाइट इज प्रोपेगेटिंग इन अवर एनवायरनमेंट. इन सब की स्टडी हम करेंगे ऑप्टिक्स के अंदर, जिसमें हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, रे ऑप्टिक्स के अंदर और वेव ऑप्टिक्स के अंदर. उसके बाद जो अगला सेक्शन आपका आता है वो आता है मॉडर्न फिजिक्स का. मॉडर्न फिजिक्स मतलब अभी एरा ऑफ फिजिक्स जो करंट चल रहा है, जिसके अंदर हमें न्यूक्लियर फिजिक्स को डील कर रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स को डील कर रहे हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में और फर्दर जानने की हम कोशिश कर रहे हैं. तो ये जो करंट रिसर्च चल रहा है, क्वांटम फिजिक्स, ये सब एक मॉडर्न फिजिक्स का एक पार्ट है. उसके बाद का जो सिलेबस है वो है सेमीकंडक्टर फिजिक्स, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया क्लास 10th में दिया हुआ, जिसमें आपने 3 तरह के मैटर्स के बारे में पढ़ा था. पहले होते हैं कंडक्टर, जिसमें इजीली करंट फ्लो होता है. दूसरे होते हैं इंसुलेटर, जिनमें करंट ना के बराबर पॉसिबिलिटीज में फ्लो होता है. पर ये जो हमारा चैप्टर है ये है सेमीकंडक्टर फिजिक्स, जिसमें जो मटेरियल है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करता है. तो स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे पूरे साल के हम सिलेबस करिकुलम को और किस सीक्वेंस से हम उसे पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के साथ. तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर कुछ चैप्टर्स या फिर कुछ यूनिट कह लेते हैं हम, वो डिस्कस की जाती है, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो क्लास 12 फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर कंसिडर्ड है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक. और इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि जब चार्ज अपनी रेस्ट पोजीशन पर रहेगा, चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में किस तरह की इफेक्ट शोज करता है, दूसरे चार्ज पे कैसा फोर्स लगाता है, क्या अपने सीक्वेंसेस में चार्ज को अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. तो उन स्टडी की उन सभी प्रॉपर्टीज की हम स्टडी किसमें करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी वो ब्रांच है जिसमें क्या होता है, चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज इज एट रेस्ट. तो इसकी स्टडी हम किसमें करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. इसमें आगे आता है बच्चों हमारे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. जैसा कि हमने 10th क्लास में पढ़ा है, व्हेन देयर इज ए कांस्टेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस देन इट प्रोड्यूस इफेक्ट कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर हमें ये जो चार्जेस है इनकी डायनेमिक्स के बारे में स्टडी करना है. डायनेमिक्स का मतलब ये है कि चार्जेस की मोशन कैसी है, चार्ज कैसे मूव करेगा और चार्ज जब मूव करेगा तो कैसे फिनोमिना हमारे पास प्रेडिक्ट होंगे. तो इसकी स्टडी हम किसमें करेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर. इसके अंदर आता है इलेक्ट्रिक करंट. इसी सीक्वेंस में जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है बच्चों मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म एक काफी इंटरेस्टिंग ब्रांच है फिजिक्स की.
इसके अंदर बच्चों जब हम करंट फ्लो कराते हैं किसी भी कंडक्टिंग वायर में, तो अपने चारों अपने अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है। और इसी चैप्टर के बेसिस से हम क्या करते हैं, हम मैग्नेट्स बनाते हैं। एक नेचुरल मैग्नेट्स है जिससे आप नॉर्मल लाइफ के अंदर गेम्स खेलते हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ पोल को रिपेल करता है। पर इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे और उस करंट फ्लो की वजह से क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाएंगे। और वो मैग्नेट भी सेम फिनोमेना प्रेडिक्ट करेगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल का। तो इसकी स्टडी हम तब करते हैं जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसकी स्टडी फिजिक्स के जिस ब्रांच में करते हैं उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। इसके आगे बच्चों आता है हमारे पास अगला चैप्टर जिसे हम बोलते हैं EMI। इसकी फुल फॉर्म है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेट इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मैग्नेटिज्म, इन तीनों को जब कंबाइन करते हैं तो जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसे किसने आइडेंटिफाई किया था, फैराडे ने। उसके बाद आगे बच्चों आता है अल्टरनेटिंग करंट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमारे घर पे जो आने वाली लाइट है वो किस तरह का करंट है, एक अल्टरनेटिंग करंट है। तो अल्टरनेटिंग करंट के डिफरेंट पैरामीटर है कि जब हमारे पास रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, कैपेसिटर्स का यूज करते हैं, इंडक्टर का यूज करते हैं। कैपेसिटर, इंडक्टर हम आगे जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमारे पास डिवाइसेस आएंगी, तो उनका अल्टरनेटिंग करंट जब उसमें फ्लो कराते हैं तो किस तरह के फिनोमेना प्रेडिक्ट होते हैं या फिर किस तरह की वोल्टेज होती है, उन सब की स्टडी हम किसमें करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट के अंदर। तो अल्टरनेटिंग करंट में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर, जिसके हम एक वेरिएबल करंट फ्लो करेंगे जो अपनी टाइम के साथ वैल्यू को चेंज करता है। और हमारे घर में जो आने वाला करंट है वो भी क्या एक तरह से अल्टरनेटिंग करंट है। इसके बाद दोस्तों जो अगला चैप्टर आएगा वो है हमारे पास EM वेव, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। EM वेव स्पेशल काइंड ऑफ वेव है जिसकी डिस्कवरी मैक्सवेल ने की थी। और इस EM वेव चैप्टर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो सन से आने वाली लाइट है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे वो प्रोपेगेट होती है अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, कैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। तो ये बच्चों हमारा पास फिजिक्स पार्ट 1 का कंप्लीट सिलेबस है, जिसके अंदर जो हमारा कोर्स है वो कैरी करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो डिवाइडेड है इन सेक्शंस के अंदर, जिसके अंदर हमें पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी के बारे में नॉलेज मिलती है। अब जो बच्चों जो सेकंड सेक्शन है हमारी बुक का वो कंटेन करता है ऑप्टिक्स को। और ये ऑप्टिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है हमारे पास रे ऑप्टिक्स और दूसरी है बच्चों फिजिकल ऑप्टिक्स जिसे बोलते हैं। और ये फिजिकल ऑप्टिक्स फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होती है जिसे हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स। तो बच्चों हमारे सिलेबस में एक तो है रे ऑप्टिक्स और दूसरा है हमारे पास वेव ऑप्टिक्स। ये हमारे सिलेबस के अंदर का पार्ट है। क्वांटम ऑप्टिक्स है जो आगे जब ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का हम फिजिक्स सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं तो वहां पर क्वांटम ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया जा रहा है। और जो क्वांटम ऑप्टिक्स है वो भी करंट एरा के अंदर है और क्वांटम फिजिक्स के अंदर इसके भी बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो बात करते हैं हम रे ऑप्टिक्स की। रे ऑप्टिक्स का डिस्कशन आपने अपने प्रीवियस 10th क्लास में थोड़ा बहुत किया हुआ है। रे ऑप्टिक्स के अंदर हम कंसीडर करते हैं कि जब लाइट एक स्ट्रेट पाथ पर रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करती है, मतलब एक स्ट्रेट पाथ पर स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, रे की फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो वो जो ब्रांच है जो लाइट के इन फिनोमेना को स्टडी करती है उसको हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में जो पढ़ने वाले फिनोमेना है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है और कैसे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का विजन हमारी आई में बनता है। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है लाइक माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है। हाउ कैन वी गेट द इमेज इन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। सो दीज फिनोमेना आज एंड these kind of content topics will be discovered in the topic of ray optics, in which we are considered that the ray is traveling in a rectilinear propagation. It means it travel in a straight path. अगले बच्चों जो पार्ट है हमारे पास वेव ऑप्टिक्स है। इसके अंदर जो लाइट से आने वाली जो वेव है, जो लाइट रेज आ रही है हमारे पास, उनको हम कंसिडर करते हैं वेव फॉर्म में। अब ये वेव क्या है?
वेव बच्चों इस तरह पढ़ाया जाता है जैसे कि आपने 11th क्लास में तुम्हारे चैप्टर था वेव में पढ़ा होगा, जब काफी सारे पार्टिकल मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल ऑसिलेट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड ट्राई टू ऑसिलेट with the natural frequency in an environment, then they predict a wave। जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा पार्टिकल के अपनी मीन पोजीशन से मोशन अप डाउन मोशन के या फिर मीन पोजीशन से ऑसिलेशन के अकॉर्डिंग से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। अब जो वेव ऑप्टिक्स है उसका ओरिजिन की अगर हम बात करें कि कैसे वेव ऑप्टिक्स की स्टार्ट हुई और कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, तो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जब सन से आने वाले लाइट के बारे में पता करने की कोशिश की गई, जब फिजिक्स डेवलप हो रहा था न्यूटन के टाइम में, तो ये जाना गया कि जो सन से हमारे पास लाइट आ रही है, जो सनलाइट आ रही है, वो किस तरह की नेचर की है। तो न्यूटन ने फर्स्ट थ्योरी में प्रेडिक्ट की और इट सेज दैट द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन इन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स and these particles are known as corpuscles। okay, so this theory is known as Newton's corpuscle theory। तो इस थ्योरी में न्यूटन ने ये कंसीडर किया है कि सन से आने वाली जो लाइट है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स का एक बंच है, और वो बंच जब अर्थ पे आता है तो अपने अलग अलग फिनोमेना को प्रिडिक्ट करता है, और इस थ्योरी को उसने बोला न्यूटन की कॉर्पसल थ्योरी। फिर उसके कुछ समय के बाद हमारे पास एक नए साइंटिस्ट है जिनका नाम था क्रिश्चियन हाइगर। क्रिश्चियन हाइगर ने वेव थ्योरी दी है लाइट के रिस्पेक्ट के अंदर। उन्होंने ये बताया कि सन से आने वाली जो लाइट है बच्चों, वो एक वेव नेचर की है, मतलब वो वेव की तरह प्रोपेगेट करती है एनवायरनमेंट के अंदर, वो एक पार्टिकल का बंच नहीं है। अब दोनों में डिफरेंस इतना था कि न्यूटन जब रिसर्च कर रहे थे उस 16th और 17th मिड ऑफ सेंचुरी के दौरान, तो न्यूटन एक बहुत बड़ा नाम थे, काफी बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने काफी लॉज दिए हैं और उन्होंने प्लैनेटरी मोशन के बारे में बताया, ग्रेविटेशन का बताया, मोशंस के बारे में बताया। ये हम कह सकते हैं कि मैकेनिक्स का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो क्लासिकल मैकेनिक्स हम डिस्कस करते हैं वो न्यूटन का ही दिया हुआ है। और जो हाइगन थे वो उतना बड़ा नाम थे नहीं उस समय पर, उनकी थ्योरी थी, उन्होंने प्रूव भी किया था। उन्होंने रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करके दिखाया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करके दिखाया वेव थ्योरी कंसेंट्रेशन के साथ, जिसमें हम वेव फ्रंट कंसिडर करते हैं कि लाइट ट्रेवल करती है एक वेव की फॉर्म के अंदर। पर कि लोगों ने क्रिश्चियन हाइगन को इतना सीरियसली लिया नहीं और न्यूटन की कॉर्पसल थ्योरी को ही उन्होंने एविडेंट मान लिया। फिर कुछ समय के बाद एक नया एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ जिसे जो मतलब लाइट नेचर ऑफ लाइट या डिस्कवरी ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में काफी इंपॉर्टेंट था, वो था यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर यंग ने क्या किया कि सन से आने वाली जो लाइट है उसके बीच में एक इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व किया। अब इंटरफेरेंस के बारे में बच्चों हमने 11th क्लास में फेमिलियर हुए थे। इंटरफेरेंस क्या होता है कि दो वेव आपस में ट्रेवल करती हैं और कुछ पॉइंट्स पे सुपरपोजिशन होने के बाद कुछ पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है और कुछ पॉइंट पे क्या मिलती है, मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है। तो ये फिनोमेना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसे YDSC के नाम से भी जानते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने सन की लाइट का इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व कर गया था। और जब ये एक्सपेरिमेंटल डाटा आया तो उससे हाइगन की जो थ्योरी थी उसको एक एविडेंट प्रूफ मिल गया और ये माना जाने लग गया कि जो हाइगन कह रहा है कि ये एक वेव नेचर है और सन से आने वाला वेव है, लोगों ने उसे मानना शुरू कर दिया। और न्यूटन की थ्योरी है उसको हम थोड़ा थोड़ा भूलने लगे कि भाई न्यूटन की थ्योरी है, उसका कोई प्रूफ नहीं हो पाया, और हाइगन की थ्योरी का प्रूफ यंग ने अपने एक्सपेरिमेंटल डाटा से दे दिया है। उसके कुछ समय बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम हमने ये चैप्टर में डिस्कस किया, नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। अब मैक्सवेल ने क्या किया, उन्होंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। हाइगन ने जब वेव थ्योरी का अपना कॉन्सेप्ट दिया तो उन्होंने ये बताया when the wave is travel from one point to another point or it transmit energy from one point to another point, it required a medium, it required a particle by which through which it propagated the energy। तो ये हाइगन ने अपनी वेव्स के बारे में बताया था। तो मैक्सवेल ने एक सिंपल सा क्वेश्चन पुट किया। उन्होंने ये बोला कि जो सन से आने वाली लाइट है जब वो अर्थ तक आती है तो अर्थ और सन के बीच में काफी लार्जर डिस्टेंस तक स्पेस है और उस स्पेस में कोई पार्टिकल अवेलेबल है नहीं है। अब क्योंकि वहां पार्टिकल नहीं है तो सन की लाइट वहां ट्रेवल नहीं कर सकती, तो हम कैसे कंसीडर कर ले कि जो सन से आने वाली लाइट है वो वेव है, क्योंकि वेव किस तरह ट्रेवल करती है, वेव सिर्फ मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। तो ये जो थ्योरी जब मैक्सवेल ने प्रेडिक्ट की अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, उससे पहले हमें इसका कोई नॉलेज था नहीं, तो हाइगन इस चीज का आंसर दे नहीं पाया क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कॉन्सेप्ट था नहीं। तो हाइगन ये नहीं बता पाया कि कैसे वेव की फॉर्म में सन से आने वाली जो वेव है या फिर जो लाइट है या जो एनर्जी है सनलाइट है कैसे अर्थ तक पहुंचती है। तो उसके बाद हाइगन की वेव थ्योरी को भी हम थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस सा फील होने लग गया उसके अंदर कि हमें ये पता नहीं चल रहा था कि लाइट की नेचर किस तरह से है, कि हाइगन का एक प्रूफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिलता है, पर उसके बाद जो क्लार्क मैक्सवेल पुट अप करते हैं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी है ये और इस तरह से ये मतलब मीडियम में ट्रेवल नहीं कर पाएगा और मीडियम में ट्रेवल नहीं कर पाएगी तो सन से आने वाली लाइट अर्थ में भी नहीं आ पाएगी। तो कुछ समय बाद फिर
क्लार्क मैक्सवेल ने ही इस फिनोमिना को आगे थोड़ा स्टडी किया और उन्होंने एक स्पेशल काइंड की वेव का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने ये बताया कि जो सन से आने वाली लाइट है वो न तो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, वो एक स्पेशल काइंड ऑफ वेव है वो वेव नेचर की ही, पर वो हाइगन की मीडियम वेव्स नहीं है, वो एक स्पेशल काइंड की वेव है जिन्हें चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती नहीं है। और एक इस तरह की वेव्स है, ये इस तरह की वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर जब रखते हैं तो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है एनवायरमेंट के अंदर और एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर हो जाती है। तो क्या इससे प्रूव हो गया? इससे ये प्रूव हो गया कि सन से आने वाली लाइट क्या है, एक तरह की वेव है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसे ट्रेवल करने के लिए या ट्रांसमिट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो अब यहां से हमारे पास लाइट के बारे में दो कॉन्सेप्ट आ गए। एक तो न्यूटन का कॉर्पस्कल थ्योरी था जो उसे पार्टिकल मानता था, जिसके बारे में प्रूफ नहीं मिल पाया। फिर हाइगन की वेव थ्योरी आई, और वेव थ्योरी में क्योंकि मीडियम वेव को कॉन्सेप्ट को उसके अंदर एडअप नहीं कर पाए तो हमने मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी उसे अडॉप्ट कर लिया और हम ये कहने लगे कि सन से आने वाली लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसके बाद 18th सेंचुरी के अंदर एक माइलस्टोन एक्सपेरिमेंट प्रूव हुआ। साइंटिस्ट थे 18th में अल्बर्ट आइंस्टाइन, और उन्होंने 19th सेंचुरी के अंदर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि हमारे पास एक कंडक्टिंग मेटल की प्लेट होती है, सन से आने वाली लाइट उस पर इंसिडेंट करती है, इंसिडेंट होने के बाद इलेक्ट्रॉन उससे इजेक्ट होते हैं, और जब उन इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर मीडियम वेव के साथ ट्रेवल करवाया जाता है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ये बहुत सिंपल सा फिनोमिना था और इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने अपने आसपास के एनवायरमेंट में डिवाइस देखी भी है, सोलर पैनल लगे होते हैं, आजकल तो काफी सोलर एनर्जी का दौर चल रहा है, और सोलर सेल्स भी आपने देखे हैं, सोलर बल्ब स्ट्रीट लाइट्स के फॉर्म में यूज होने लगे हैं। तो दिस इज द बेसिक फिनोमिना व्हिच प्रेडिक्टेड बाय द अल्बर्ट आइंस्टाइन। बट सिंस the energy, the amount of energy through the effect of photoelectric is generated by the sunlight, but the explanation of these effects are only predicted by Max Planck's quantum theory. आइंस्टाइन ने जो इसका प्रूफ दिया, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उनको मिला था, उस डाटा को वो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके लिए उन्होंने मैक्स की क्वांटम थ्योरी को यूज किया। मैक्स प्लांक है जिन्होंने क्वांटम थ्योरी दी है, और उस क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि सन से आने वाले लाइट एक छोटे छोटे पैकेट्स का कॉम्बिनेशन है, और ये छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में अपनी एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसमिट करता है, और इन पैकेट्स को क्या बोलते हैं, फोटोन्स बोलते हैं। इट मींस दिस सनलाइट ट्रेवल्स विदाउट मीडियम इन अवर एनवायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स व्हिच कॉल्ड एज फोटोन्स। तो ये फोटोन इस तरह एनवायरमेंट में हमारे पास एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं। तो उसके बाद आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, उसके बाद कॉम्पिटेंस इफेक्ट हुआ, फिर पेयर प्रोडक्शन है, कुछ ये फिनोमेना है जिनको देखने के पास ये पता चलने लग गया कि कोई भी वेव या फिर कोई भी एनर्जी, ये फिनोमेना तभी प्रिडिक्ट कर सकती है जब वो नेचर इन द पार्टिकल हो, जब वो पार्टिकल की नेचर में हो। तो उसके बाद हमारे पास अब दो तरह के कॉन्सेप्ट या मिसकंसेप्शन मान सकते हैं हमारे पास आ गए। पहला ये कि सन से आने वाली लाइट क्या है, एक तरह से वेव है, क्योंकि उसने हाइजेंस के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करके दिखाया था। और दूसरा ये है कि सन से आने वाली लाइट पार्टिकल भी है, क्योंकि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर रही है, उसका एक्सपेरिमेंट रहा, सिर्फ उसे पार्टिकल कंसिडर करके ही प्रूव किया जा सकता है। फिर हमारे पास नए साइंटिस्ट है, बहुत दुविधा का केस था ये कि भैया पार्टिकल है, वेव है, सन से आने वाली लाइट किस तरह की है। फिर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था लुइस डी ब्रोगली, उन्होंने इन दोनों कॉन्सेप्ट को एडप्ट किया और उन्होंने ये बताया द नेचर ऑफ लाइट इज कंसिस्ट ऑफ बोथ काइंड ऑफ नेचर, इट इज ऑल्सो ए वेव बी विद ए पार्टिकल। वो पार्टिकल भी है और वो वेव भी है, और इस नेचर को उन्होंने बोला ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। तो उसके बाद आज तक हम यही मानते आ रहे हैं कि सन से आने वाली जो लाइट है वो किस तरह की है, ड्यूल नेचर की है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी ड्यूल है, वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये, जब इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे तो बहुत डीपली स्टडी करेंगे कि ये क्यों ऐसा हुआ और किस तरह हुआ। तो ये सारी जो रिसर्च है या फिर जो कैरी ओवर किया गया है कि लाइट किस तरह की प्रॉपर्टी रखती है, वेव है, नेचर है, पार्टिकल है, हाइगन ने कैसे प्रूव किया, फिर मैक्सवेल क्यों आया, उन सब की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, वेव ऑप्टिक्स के अंदर करते हैं। इसके अंदर फिनोमिना है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट है, जिनके हम गो थ्रू होंगे पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग। इस सेक्शन के बाद बच्चों जो सी सेक्शन आपका आता है वो आपका है मॉडर्न फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स
और इस मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ही स्मॉल स्मॉल चैप्टर हैं जिनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसके अंदर एक चैप्टर आता है एटम, जिसके अंदर हमें डिस्कवरी ऑफ एटम्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कैसे कैसे डिस्कवर हुई है और कैसे रिसर्च हो रही है उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि भाई एटम कैसे डिस्कवर हुआ था। कैसे हमने बताया कि एक एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज उसके अराउंड ऑर्बिट करता है। तो ये एटम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसके अंदर हमें डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। न्यूक्लियर फ्यूजन है, कैसे सन के अंदर लाइट का सोर्स अनलिमिटेड क्यों है, क्यों ऐसा नहीं है कि सन एक अनलिमिटेड टाइम के बाद या कुछ समय के बाद अपनी एनर्जी को लूज कर जाए। दिस आर द बेसिक फिनोमेना इन द फिजिक्स कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। इसी के अंदर थर्ड चैप्टर जो आएगा वो हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच प्रोवाइड एविडेंस अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ वेव, पार्टिकल नेचर ऑफ सनलाइट। सनलाइट की जो पार्टिकल नेचर का एविडेंस देगा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा। तो ये 3 चैप्टर हैं जिसे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कंसीडर करते हैं। इसके बाद बच्चों जो डी सेक्शन आपका आएगा वो आएगा सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर बच्चों हम डिफरेंट काइंड के मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने 10th क्लास के चैप्टर में 2 टाइप के मटेरियल आपने पढ़े होंगे, एक होते हैं कंडक्टर और एक होते हैं इंसुलेटर। तो कंडक्टर के बारे में हम डेफिनेशन इस तरह देते हैं, द मटेरियल विच प्रोवाइड ए इजी एनवायरनमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सो दैट द इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसमिट इजीली और मेक ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो दीज आर नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, दीज आर नोन एज कंडक्टर। और द सेकंड थिंग इज इंसुलेटर। Insulator basically are the material in which the electrons are tightly bound with the nucleus and they are not free to move in the environment. So these insulator are not used to flow the electrons of flow of electric current. And the third type of material are semiconductors, half conductor and half insulator. तो मतलब वो मटेरियल जो हमें कंडक्टर की तरह बिहेव भी करते हैं और इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करते हैं, उनको हम नई ब्रांच ऑफ फिजिक्स में पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स। इसके ऊपर कुछ डिवाइसेस हैं जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर्स हैं, कैसे हम ट्रांजिस्टर को यूज करके वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं, हमारे घर में वोल्टेज रेगुलेटर लगे होते हैं। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर हम उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये तो था आज का ओवरव्यू कि हमें क्लास 12 का सिलेबस करिकुलम कैसे हमें मेंटेन करना है और कैसे हमें पूरा से गो थ्रू होना है। तो ये हमारा टोटल टॉपिक है, ये हमारा पार्ट 1 फिजिक्स है। फिजिक्स के फर्स्ट बुक के अंदर ये सारा सिलेबस कंटेंट करेगा, जो एक पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का अंदर, जिसमें हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और ईएम वेव पढ़ना है। इस पूरे यूनिट के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही डिस्कस करना है, इनके म्यूचुअल इंटरेक्शन के बारे में डिस्कस करना है। ये आपका फिजिक्स पार्ट 1 है। और दूसरे हैंड पर फिजिक्स पार्ट 2 है जिसके अंदर हमें ऑप्टिक्स को डील करना है। ऑप्टिक्स के अंदर हम क्या करेंगे, लाइट का ट्रेवल लेंगे। जब लीनियर स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन लेंगे तो उसे रे ऑप्टिक्स में डिस्कस करेंगे और उसी टाइम जब लाइट को हम वेव कंसीडर करेंगे, वेव की फिनोमेना को प्रेडिक्ट करेंगे, हाइगन की थ्योरी को बताएंगे, वो हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के अंदर। फिर मॉडर्न फिजिक्स आता है जिसके अंदर एटम, न्यूक्लियर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, छोटे छोटे फिनोमेना है और काफी इंटरेस्टिंग है कि एटम कैसे डिस्कवर हुआ, न्यूक्लियर ब्रांच ऐसी कैसी ब्रांच है जिससे हम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे इंडिया में एक्ट करते हैं जो लॉट्स ऑफ अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। फिर हमारे पास आता है सेमीकंडक्टर फिजिक्स, जिसके अंदर हम थर्ड टाइप ऑफ मटेरियल की स्टडी करेंगे अदर देन द इंसुलेटर एंड कंडक्टर। सो दीज आर द बेसिक आइडिया अबाउट द होल सिलेबस। टुमारो फॉर द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चार्ज व्हेन इट इज इन रेस्ट, what kind of phenomena and what kind of effect it shows in the environment.